नमस्कार दोस्तों। दुनिया एक संकट के सामने खड़ी है। उससे दो चार है। रूस ने यूक्रेन के भीतर जो दो इलाके हैं जहां रूसी अलगाववादी सक्रिय रहते हैं और यूक्रेन के लिए लगातार संकट और चुनौती खड़ा किए रहते हैं, उन दोनों इलाकों को लुहांस्क और डोनेस्क उन्होंने देश घोषित कर दिया है अपनी तरफ से और मान्यता भी दे दी है। रूस ने अपनी फौजें यूक्रेन की सीमा के आसपास जमा भी कर दी। तो रूसी फौजों का जो जमावड़ा है और जो सैन्य साजो सामान का इंतजाम है, वो इस बात का इशारा है कि राष्ट्रपति पुतिन एक युद्ध लड़ने की तैयारी में है। वो दिमागी तौर पर तैयार हैं कि अगर यूक्रेन में हमारे दखल या जिन दो इलाकों को हमने देश घोषित कर दिया है, इस ऐलान के कारण किसी युद्ध का सामना हमको करना पड़े तो हम तैयार हैं। ये चुनौती अमेरिका और अमेरिका के साथी देशों, जिसको हम नेटो कहते हैं, उनको है। अब सवाल यहां से ये खड़ा होता है कि नेटो, अमेरिका इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, वो रूस के इस फैसले को कैसे देखते हैं और रूस को पीछे जाने के लिए क्या मजबूर करते हैं या फिर यूक्रेन घुटनों के बल आता है रूस के दबाव में। ये दोनों स्थितियां जो हैं दुनिया में दो अलग अलग तरह के समीकरण तैयार करेंगी, मैसेजेस भी जाएंगे। इसीलिए इन दोनों तरह के समीकरणों और संदेशों पर हम बात करते हैं। अगर रूस ये तय कर लेता है कि लुहांस्क और दोनेत्स्क दोनों देश हैं और रूस के साथी देश जो दुनिया में हैं, जैसे चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, इस तरह के देशों की तरफ से मान्यता मिलती है, तो क्या बाकी देश जो अमेरिका के साथ चलते हैं वो मान लेंगे या स्थिति को ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाएगा कि ठीक है, रूस ने कर दिया है तो आप रहने दीजिए। यूक्रेन का एक बड़ा नुकसान तो हो जाता है, लेकिन रूस जैसा चाहता है वैसा कर गया, यह मैसेज भी दुनिया में जाएगा। अमेरिका और उसके साथी देशों ने कुछ नहीं किया या फिर उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया, यह भी संदेश रहेगा। इसमें चीन के लिए एक बड़ा संदेश। चीन जो अभी एक दर्शक की भूमिका में है, वैसे आप देखें तो पुतिन और शी जिनपिंग की जो अपनी दोस्ती है, वो दोस्ती ये बताती है कि चीन रूस के साथ खड़ा है, सक्रिय तौर पर नहीं, सामने से नहीं, लेकिन पीछे से है। चीन का समर्थन रूस को है। अगर रूस के इस आक्रामक रवैये और यूक्रेन के भीतर दखलंदाजी के बाद भी दुनिया कुछ नहीं करती है, तो ताइवान का पूरा मामला चीन के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। शी जिनपिंग के लिए ताइवान पर हमला करना और ताइवान को चीन के कब्जे में लाना एक रात की बात है, क्योंकि मैसेज जो है दुनिया में अब जा रहा है कि अगर एक देश ने एक देश के भीतर घुस करके उसके दो इलाकों पर कब्जा कर लिया, फिर दोनों को कहा कि देश हो गए, उसके मुताबिक उसने उस देश के भीतर जाकर के स्थितियों को अपने अनुकूल बना दिया और दुनिया ने स्वीकार कर लिया, तो फिर ताइवान को भी चीन अपने कब्जे में ले ले, देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। चीन और रूस, शी जिनपिंग और पुतिन, ये दोनों एक तरह की मानसिकता और एक तरह के मिशन के नेता हैं। शी जिनपिंग को लगता है कि ग्रेटर चाइना को अगर मैं खड़ा कर देता हूं तो मैं अपने इतिहास में माओ से बड़ा हो जाऊंगा। और ग्रेटर चाइना का मतलब यह है कि दक्षिणी तिब्बत, जिसको अरुणाचल तक वो मानते हैं, लेह लद्दाख का पूरा इलाका, मंगोलिया से लगा हुआ, जापान के कुछ आइलैंड, ताइवान, वियतनाम के कुछ आइलैंड्स, दुनिया के 22 देशों के साथ सीमा विवाद चीन का चलता है, क्योंकि वो कहता है कि ये सारे इलाके जो हैं वो कभी न कभी चीन का हिस्सा रहे। ग्रेटर चाइना यही है, इसलिए इन तमाम हिस्सों पर उसका कब्जा होना चाहिए, उसकी हुकूमत होनी चाहिए और वो चीन के नक्शे में आने चाहिए। अभी तक दुनिया का दबाव रहता है, सैंक्शन हो जाएगा, दुनिया हमला कर देगी मिलकर के, इसलिए थोड़ा सा सहमा हुआ रहता है चीन, या फिर वो सोचने का समय लेता है। लेकिन पुतिन के इस फैसले के बाद यूक्रेन के भीतर दखल देने, यूक्रेन के एक इलाके को अलग करने और यूक्रेन के रूस के सामने घुटनों के बल आ जाने, अमेरिका के साथी देशों के कुछ ना बोलने की स्थिति में चीन के लिए एक बहुत ही अनुकूल माहौल तैयार हो जाएगा और दुनिया में एक अराजक स्थिति पैदा होगी। इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, जो भी ये देश हैं नेटो के, इनके सामने दुनिया में अस्थिरता और एक उथल पुथल को रोकने, संभालने की जिम्मेदारी भी आन पड़ी।
अगर आप रूस को नहीं रोकते हैं, यूक्रेन का साथ नहीं देते हैं, तो फिर आपके लिए यह दुनिया अजीब सी हो जाएगी। पुतिन के मिशन को समझिए, जैसे मैंने आपको शी जिनपिंग के बारे में बताया। पुतिन चाहते ये हैं कि लेनिन जितना बड़ा नेता, जैसे चीन में माओ, उन लेनिन से भी मैं बड़े कद का हो जाऊं। इतिहास मुझे हमेशा याद रखे। 2036 तक उन्होंने हुकूमत में रहने का इंतजाम संविधान में कर लिया है। अब वो ये चाहते हैं कि जो सोवियत संघ 90 के दशक में टूटा, 89, 90, 91 में अलग अलग देशों में चला गया, वो 14 देश रूस के बाहर, यानी कि रूस एक और बाकी 15 देशों का एक संगठन था। एक देश था सोवियत संघ जो अलग हो गया, और यह बात चुभती रहती है पुतिन के सीने में। पिछले साल एक बहुत बड़ा आलेख उन्होंने लिखा था, और वह पूरा आलेख जो था वो सोवियत संघ के टूटने, उनके भीतर उस दर्द का आभास दिलाने और आने वाले समय में एक बड़े रूस को तैयार करने के आसपास ही घूमता रहता है। रूस के लिए बेलारूस और यूक्रेन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से ऐसे दो देश हैं जो सोवियत संघ के लिहाज से रूस के साथ मिलकर के उसकी शुरुआत कर सकते हैं। बेलारूस एक मित्र देश है रूस का, और आप देखेंगे कि बेलारूस के भीतर भी रूस ने अपने सैनिकों को भेज करके यूक्रेन की सीमा के समानांतर फौजी तैनाती कर रखी है, ये कहने के लिए कि हम साझा अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन साझा अभ्यास नहीं है। बेलारूस में जाकर के, और बेलारूस की सीमा जो उत्तर में लगती है यूक्रेन से, उस पूरी सरहद पर अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाने और फौजी तैयारी करने के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल रूस कर रहा है। बेलारूस, रूस और यूक्रेन, यह जो ट्रायंगल है, ये सोवियत संघ को खड़ा करने के, या फिर से खड़ा करने के लिए आधार है। उस आधार पर चोट है अगर वो यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है। तो जैसे ही नेटो का मेंबर होगा और यूक्रेन को रूस में शामिल करने की पुतिन कोशिश करेंगे, तो पहली लड़ाई नेटो से लड़नी पड़ेगी। इसलिए नेटो जितना दूर रहेगा, उतना उनके सोवियत संघ के सपने को पूरा करने का रास्ता आसान रहेगा, खुला रहेगा। पुतिन कहते ये भी हैं कि नेटो को अपनी फौजों को 1997 की हद से पहले ले जाना चाहिए। 1997 की हद से पहले का मतलब कि पोलैंड और ऊपर के जो 3 छोटे छोटे देश जो रशियन थे, आज आज़ाद मुल्क हैं, लातविया, लिथुआनिया, उन सब देशों से भी फौजों को हटाना चाहिए और वो पीछे जाना चाहिए। तो यूक्रेन की मदद के लिए, उसके बचाव के लिए अमेरिका और साथी देश नहीं आते हैं। यह पहली बाजी हारना होगा। रूस के इस फैसले, उसके आक्रमण या आक्रामक रवैये के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं किया जाता है, तो यह अलग तरह का मैसेज जाएगा। अगर आप यह मान लेते हैं तो आप पर इस बात का दबाव पुतिन डालेंगे कि 1997 के पहले वाली सैनिक स्थिति में आप आ जाइए, तो क्या आप पीछे जाएंगे? एक तरीके से पुतिन ने अमेरिका और साथी देशों के सामने एक के बाद एक शर्तें रख करके युद्ध करने के लिए मजबूर करने की स्थिति पैदा कर दी है। वो लगातार ललकार रहे, हमने यूक्रेन के भीतर 2 देश बना दिए, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। अगर इन 2 देशों पर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो फिर यूक्रेन में हमारा दखल बढ़ेगा, क्योंकि यूक्रेन हमारे सोवियत संघ के सपने में आता है। तो उस समय अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ। 1997 से पहले की जो फौज स्थिति रही है नेटो की सेना की, उसमें आ जाओ। तो आपको एक के बाद एक कई शर्तों के साथ समझौता करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अमेरिकी हुकूमत या फिर नेटो के देशों के पास इतनी गुंजाइश नहीं है, और वो इतने समझौते नहीं कर सकते हैं कि पुतिन लगातार इस तरह के फैसले करते चले जाएं और इन देशों की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की बैठक होने वाली है। बहुत संभव है कि बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए जाएं। कुछ सैंक्शंस रूस के ऊपर डाले जाएंगे, कुछ सैंक्शंस तो हैं पहले से भी, कुछ सैंक्शंस रूस के ऊपर होंगे, लेकिन पाबंदियां इतनी ला दी जाएं कि रूस लड़खड़ाए, चरमराए। ये स्थिति नेटो के देश करना चाहेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी पहले कह रखा है कि रूस ने कोई भी गलती की तो उस पर इतनी पाबंदियां ला दी जाएंगी कि वो भूल जाएगा कि उसने फिर आइंदे कभी गलती करनी है। तो नेटो के देशों के पास ताकत है, वो सामरिक भी है, आर्थिक भी है, और दुनिया में उनका बड़ा वजूद भी है, और वो पसरे हुए भी हैं फौजी लिहाज से। बावजूद इसके अगर वो पुतिन को इतनी गुंजाइश देते हैं या पुतिन के सामने किसी भी टकराव से बचने की कोशिश करते हैं,
तो दुनिया में स्थिति बिगड़ जाएगी। रूस और चीन ये दो अराजक अनियंत्रित देश हो जाएंगे और फिर ये कई इलाकों में जाकर के युद्ध की स्थितियां पैदा करेंगे, कई देशों के साथ सीमा विवाद में आएंगे, वहां के द्वीप को, वहां की जमीन को, उन देशों के हिस्सों को अपने देश में मिलाने की कोशिश करेंगे और फिर ऐसी भयावह अराजक स्थिति दुनिया के लिए बेहतर नहीं होगी। वो खतरे की एक बड़ी आहट है जो यूक्रेन से आ रही है। अभी नेटो और अमेरिका की अगुवाई वाला जो नेटो है वो क्या करता है अगले 24 घंटों में, इस पर दुनिया की नज़र है और जितने भी दुनिया के पत्रकार हैं वह भी देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। स्थिति नाजुक है, युद्ध टालने की कोशिश हर देश करना चाहता है, लेकिन पुतिन और उनका रूस जिस रवैये में है उसमें उनकी तरफ से युद्ध ना करने या किसी तरह का समझौता करने की गुंजाइश दिखती नहीं। फिर भी बेहतरी की गुंजाइश, युद्ध ना हो, अमन की गुंजाइश बनी रहे, बची रहे, यह कोशिश कूटनीतिक तौर पर, राजनयिक तौर पर तमाम देशों की तरफ से हो रही है। अब नतीजे क्या होते हैं ये अगले 48-50 घंटों में आपके सामने आ जाएंगे।